मेरे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। आज इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जल्दी से जाके देख लीजिएगा। उसमें से आपके 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 4-5 नंबर उस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव 4-5 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। और इसमें से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से 4 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन मतलब 2 दूना 4, 4 नंबर इसमें से फिक्स है, 4 नंबर उसमें से। तो इस चैप्टर से आपका 8-9 अंक का मार्क्स फिक्स है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 8-9 अंक का मैं आपके लिए फिक्स करा दिया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस क्लास को देख लीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ एकदम करेक्ट और 100% सही देता हूँ। मैं जो भी बता दूंगा कि ये आएगा तो 100% आना ही आना है। बाई चांस देखिए 100 में 1-2 क्वेश्चन जो हुआ वो नहीं आएगा, नहीं तो 98-99 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम दे देंगे वो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही मतलब मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पूरा चेक एनालाइज करके फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। ये आइए प्यारे बच्चों, तब बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आइए तब आप शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। पूछा है प्रश्न संख्या 1 कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो हम आपको बताएं, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। मतलब जो बजाने वाला वो तो एक नर्तक थे, तो उनके पास जरूर कुछ ना कुछ उपाय होगा जो जिससे बजाते होंगे। तो कौन कौन से थे? सितार थे, गिटार, हारमोनियम और बांसुरी इत्यादि वो यंत्र क्या करते थे? बजाते रहते थे। आइए अगला प्रश्न है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। मतलब किनके साथ नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे कि उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो उत्तर देखिए, शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबू जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बार क्या किए थे वो? शंभू महाराज उनके चाचा थे और पिताजी के मतलब बाबू जी के साथ वो नाच रहे थे, तो उनको क्या पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का लखनऊ और लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का सु अवसर मिला था। वहाँ विकास का क्या सु अवसर मिला था, मतलब अवसर नहीं सु अवसर मिला था। ठीक। प्रश्न संख्या 4 है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज की संस्था में जुड़े और वहाँ इनके संपर्क में आए। तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल से जुड़े। किससे जुड़े थे? उसका नाम था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल से जुड़े और वहाँ निर्मला जी जोशी से संपर्क में आए। निर्मला जी उनको ही क्या की थी? सबसे पहले नृत्य सिखाए थे, तो वो क्या हुए? निर्मला जी से मिले। प्रश्न संख्या 5 है, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं? समझाकर लिखिए। बिरजू महाराज के कला के बारे में आप क्या जानते हैं? समझा के लिखिए, मतलब अपने भाषा में लिखना है। तो बिरजू महाराज नृत्य कला के में माहिर थे। नृत्य में बहुत ही हुनकार थे, माहिर थे। वे नाचने की कला में मर्मज्ञ थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते करते और कला के सम्मान करते थे, इसीलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वो सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। इसमें कह रहा है कि वो बचपन से ही क्या किए थे? कला में जुट गए थे, नृत्य कला के में माहिर थे और वो उसमें बहुत ही अच्छे करते थे। वो इसलिए नहीं
कि उनको मतलब पैसा मिलेगा, उसके लिए वो नहीं करते थे। उनका मतलब क्या लक्ष्य ये था कि उनकी कला क्या हो जाए, पूरे विश्व में, पूरे देश में, भारत में क्या फैल जाए और प्रदर्शन हो जाए। इसलिए वो क्या किए थे, नृत्य का कला करते थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ते के दर्शक की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ते कलकत्ते के एक फ्रांसिस में महाराजी नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ इनके जीवन में एक मोड़ आया, उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। वो ऐसा एक समय आया जहाँ से वो क्या हो गए, आगे हमेशा बढ़ते गए। तो इसीलिए प्यारे बच्चों देखिए, हमेशा हमको मतलब ट्राई हमें करना चाहिए, कोशिश हमेशा, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना कभी तो हमको लक्ष्य पे अपना पहुंच ही जाएंगे। तो अपना कोशिश हमेशा कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वैसे ही बिरजू महाराज किए और अपना प्रदर्शन पूरे विश्व में फैलाए। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो आइए इसको जानते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। किसको, अपनी अम्मा मतलब माँ जी को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपना कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उनमें उन उसने बाबूजी से तुलना करके इसमें निखार लाने का काम किया। देखिए इसमें कहा है कि वो अपने माँ को क्या करते थे, अपने सबसे बड़ा जज मानते थे और अपने माँ से हमेशा कहते रहते थे। जब भी वो नृत्य करते थे तो उनकी माँ जी क्या करती थी, देखती थी और पूछते थे बिरजू महाराज कि माँ इसमें बताइए क्या गलत है और क्या सही है, मतलब क्या हमारे जीवन में इसमें सुधार आया है। हमेशा पूछते रहते थे, उससे उनका कमी का पता चल जाता था कि हाँ उनमें कौन कौन सी कमी है। ये प्रश्न संख्या 8 है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहाँ प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अतः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। ये दुखी होकर नौकरी क्या कर देते थे, छोड़, क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शन बहुत ही कम, कभी कभी जाने को मिलता था, तो इसलिए वो क्या कर दिए, नौकरी को छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते थे। उनकी शादी 18 साल में हो गई थी और बिरजू महाराज क्या कहते थे कि ये मेरा विवाह जो किए हैं 18 साल पे, ये बहुत ही बड़ी गलती है। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी से शादी कर दी। माँ घबरा गई और जल्दी से शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। विवाह की वजह से उनको नौकरी भी करना पड़ता था। प्रश्न संख्या 10 है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, मतलब बोली विचार सब सही था। वे दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उनका कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब बिरजू महाराज की उम्र 9.5 साल की थी तो उनके पिताजी के क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। मतलब तालीम का मतलब क्या, संस्कार जो भी था वो बाबूजी ने ही दिया था। मतलब नृतक का जो भी संस्कार था, बताए थे कैसे नृतक करना है, कैसे मतलब अपना प्रशंसा बनाना है, अपना नाम कमाना है, ऐसे सब चीज़ बताए थे। वो कौन, बाबूजी ही उनके बताए थे। प्रश्न संख्या 11 है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज पर के संबंध में प्रकाश डालना है। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज भी बचपन में क्या नाचा करते थे। आगे भारतीय कला के केंद्र उनका स्वाधीन तो मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। कला के क्षेत्र में क्या किए, बिरजू महाराज बहुत ही विकास किए।
शंभू महाराज उनके चाचा थे। शंभू महाराज कौन थे? उनके चाचा थे, याद रखिएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज। बचपन में महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। बचपन में ही बिरजू महाराज को क्या मार्गदर्शन मिल गया, रास्ता उनको मिल गया कि अब आगे कैसे क्या करना है। रामपुर की नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? क्यों चढ़ाया? तो रामपुर की नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी, बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी की जान छूटी, इसलिए हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया गया। नौकरी से जान छूटी मतलब उस नौकरी से जान छूट गई, इसलिए क्या किए? वो हनुमान जी का प्रसाद मांगते हैं और चढ़ाते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जल्दी से वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। मैं इसका पीडीएफ नोट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा वीडियो है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें साक्षाती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन टॉक, तीर्थ प्रताप, दीप दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताते हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं। वे लोग क्या करें? तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं। उनकी भी चर्चा किए हैं। उनकी भी चर्चा किए हैं। बिरजू महाराज क्या किए हैं? उनकी भी चर्चा किए हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उसके संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। मतलब बिरजू महाराज के जीवन में कब सबसे दुखी समय आया था, उसके बारे में वर्णन करना है। आइए हम जानते हैं उत्तर। जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखी समय व्यतीत हुआ। जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गई 9.5 साल पे जब वो थे, तब उनको बहुत ही दुखदाई समय प्रतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किए जा सके, मतलब 10वां क्लास 10th भी कर सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए। 500 देखिए वो 2 को मैंने पूरी में कि कहाँ पे मतलब वो 2 प्रोग्राम किए थे जिनसे 500 रुपये उनको मिले थे। तब 10वां और 13वां की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसे इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुख समय आया है। दुख समय क्या आ चुका था। प्रश्न संख्या 15 है, पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क पाते हैं? पुराने और आज के बीच नर्तक में क्या फ़र्क पाते हैं? पुराने नर्तक की कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में उत्साहित होता था। कम जगह में गलीचे और गड्ढा खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी-छोटी गलतियों को ढूँढते हैं, चर्चा का विषय बताते हैं। आज की क्या कलाकार जो हैं मतलब नर्तक है, वो क्या करते हैं? छोटी-छोटी गलतियों को भी ढूँढते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं। ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न था, मतलब 2 नंबर वाला। और ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का है, ठीक है ना? 3 इसमें 3 व्याख्या क्वेश्चन हो रहे हैं। 3 गो क्वेश्चन है जो हम व्याख्या वाला बताए हैं कि व्याख्या कैसे करते हैं। तो इसमें अगर इसमें का एक भी क्वेश्चन आ गया तो समझिए 5 नंबर आपका फिक्स है। इसमें से ये 3 क्वेश्चन हम बताएंगे 16 से लेके 18 तक। 16, 17, 18 ये जो तीनों प्रश्न है ये कितना 5-5 नंबर का। अगर ये प्रश्न आएगा, देखिए मैं इसका गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये आएगा ही आएगा, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 500 रुपये देकर मैंने गड्ढा बंधवाया की व्याख्या कीजिए। मतलब बिरजू महाराज क्या किए थे? 500 रुपये दे के गड्ढा बनवाया था, उसकी व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के जीत जीत निरखत हूँ शीर्षक से उद्धृत है। ये प्रस्तुत पंक्ति मतलब ये जो पंक्तियाँ है, लाइन है, ये किसके? पाठ्य पुस्तक
हिंदी के पाठ्य पुस्तक जीत जीत निर्गत हूँ शीर्षक से उद्धृत है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य की साक्षात्कार विधा है। इस पंक्ति से बिरजू महाराज अपने गुरु रूप में गुरु स्वरूप पिता को कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्तरशीलता का यथार्थ चित्रण किए हैं। क्या किए हैं? कर्तव्यनिष्ठता एवं उत्तरशीलता का यथार्थ चित्रण किए हैं। इस पंक्ति से पता चलता है कि बिरजू महाराज के पिता ही उनके गुरु थे। इससे क्या पता चलता है कि बिरजू महाराज के पिता ही उनके गुरु थे, असली गुरु। उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए अपने ही शब्दों में कहते हैं कि यह तालीम मुझे बाबूजी से मिली हुई है। यह तालीम मुझे खुद बिरजू महाराज बताते हैं कि ये मुझे जो तालीम हुई, मतलब मेरे को जो नृतक सिखाए हैं, इसकी कला मेरे बाबूजी से ही मेरे को मिली हुई है। गुरु दक्षिणा भी उन्हें ही मुझे दी है। गुरु दीक्षा भी उन्हें ही दी है। गंडा भी उनसे ही मुझे बांधा। गंडा का अभिप्राय यहाँ शिष्य स्वीकार करने की एक लैंगिक परंपरा का स्वरूप है। मतलब शिष्य मानने की कला पर वो क्या गंडा बांधते हैं। जब बिरजू महाराज के पिता उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिए तो बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने कमाई का 500 रुपया उन्हें दे दिए। जब गुरु मतलब बिरजू महाराज के पिता उनको अपना शिष्य मानने लगे, मतलब बेटा नहीं अपना शिष्य मानने लगे। मतलब शिष्य का मतलब होता है कि मतलब बेटा भी कह सकते हैं और एक होता है स्टूडेंट, मतलब छात्र मानने लगे। तो बिरजू महाराज को जो कमाई थी 500 रुपये, वो क्या कर दिए, वो उन्हें दान के रूप में दे दिए, गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करा दिया। अगला प्रश्न है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का व्याख्या कीजिए। उस नाचने वाले का व्याख्या कीजिए। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, मतलब उसका नौकर के जैसा। असिस्टेंट मतलब नौकर हूँ। उस नाचने वाले की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक जीत जीत निर्खत हूँ शीर्षक से ली गई है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य की साक्षात्कार विधा है। इसमें भारतीय के कथक के महानतम नायक बिरजू महाराज स्वयं अपने मुखरबिंद से कथक के प्रति अपनी समर्पण भावना का वर्णन किए। प्रस्तुत पंक्ति के साक्षात्कार दरमयान अपनी कथक के प्रति निष्ठा संपन्न एवं अंतबोध की प्रामाणिकता को उजागर किया। उनकी दृष्टि से लाखों लोग उनके आशिक है मतलब पर्सन है। लेकिन बिरजू महाराज की स्वीकार करना है कि लाखों लोग मेरे हार्ड मांस के बने शरीर पर फिदा नहीं हैं, बल्कि मैंने मेरे हार्ड जो शरीर से बना है, मांस से बना है, उस पर फिदा नहीं है, बल्कि मेरे जो आंशिक है वे मेरे व्यक्तित्व अर्थात नाच के प्रति है। मतलब जो मेरे ऑडियंस है, जो लोग मेरे को पसंद करते हैं, वो मेरे शरीर पे तो नहीं, वो मेरे किस पे, मैं नर्तक अच्छा करता हूँ इस पर वो क्या करते हैं, मेरे पर गर्व करते हैं। मैं भी तो नाच के कारण ही लोगों के बीच दर्शन के पात्र हूँ। नाच के कारण ही लोगों के बीच क्या हूँ, पात्र का दर्शन हूँ। आंशिक किसी व्यक्ति को कोई नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक व्यक्ति के प्रति मेरा नाच तो एक व्यक्ति है जिसमें व्यक्तित्व की गरिमा भरी हुई है, जिसमें व्यक्तित्व की गरिमा भरी हुई है। उसी नाच रूपी व्यक्ति का मैं भी सहायक हूँ। मैं भी उसी नाच रूपी का व्यक्ति का सहायक हूँ। मैं तो उसे केवल सहयोग करता हूँ। मूल रूप से मेरा आंतरिक व्यक्तित्व ही मुझे नचाकर लोगों की आंशिक बनाया है। मैं तो सिर्फ उसका व्यक्तित्व करता हूँ, उसका मतलब सहायता रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी मतलब जो नाच कर मैं करता हूँ, नाचता हूँ, नृत्य करता हूँ, उन लोगों के द्वारा ही आंशिक मुझे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है कि व्याख्या कीजिए। मैं तो कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है उसको, बल्कि उसको क्या करना है, सिखाना है। इसके बारे में व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक जीत जीत में निर्खत हूँ से ली गई है।
यह शीर्षक हिंदी साहित्य की साक्षात्कार विधा है। यह स्वयं साक्षात्कार के दरम्यान शीर्षक अपने प्रतिनिष्ठता वात्सल्य की निश्चलता की आंतरिक भावना का प्रामाणिकता के आधार पर वर्णन किए हैं। इस व्याख्यान में बिरजू महाराज अपने गुरु के रूप में पिता की शिष्य के प्रति निश्चलता और वात्सल्यता की भावना का वर्णन करते हैं, मतलब प्रेम की भावना का वर्णन करते हैं। मेरे गुरु में किसी प्रकार की स्वार्थपरता एवं व्यावसायिकता नहीं थी, मतलब मेरे कोई भी गुरु में क्या छल नाम की चीज़ नहीं थी। उनकी भावना शिष्य के प्रति सहानुभूति थी। उनकी शिष्य की भावना मतलब क्या, उनके प्रति शिष्य की भावना क्या थी, सहानुभूति थी, जो कि लाखों में करोड़ों में किसी एक को मिलती है। उन्होंने बिरजू महाराज को पूर्ण समर्पित भाव के कथक की शिक्षा दी। उनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी कि संपूर्ण ज्ञान में कुछ अपने खास अपने पास रखे और कुछ शिष्य को दे, बल्कि उन्हें लगता था कि जो कुछ मेरे पास है वह केवल मेरे बेटे के लिए नहीं, बल्कि सभी शिष्यों और शिष्यों के समान रूप से समर्पित करने के लिए है। मतभेद का लेश मात्र भी भावना उनके हृदय के किसी कोने में उपस्थित नहीं थी। ये प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 18 प्रश्न लाया था, जो एकदम बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें से दो तीन मतलब क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर मानिए सब प्रसंग व्याख्या वाला एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपका 5 नंबर का हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन सब प्रसंग व्याख्या आ गया तो 5 नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत ही मदद करता हूँ, तो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप आके आप हमारे चैनल पे आके क्लास मतलब कर सकें, जिससे आपका भी फायदा हो सके। आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस यहीं से तो अचीव करेंगे। हम आपके लिए डेली क्या करते हैं, रोज नए टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं मतलब वही क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन दे के आपको परेशान करने से कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जब भी वीडियो डालूँ आप आके देख लीजिए। और ऐसे मैं सुबह में रोज़ 8 बजे वीडियो डालता हूँ, ठीक है ना, तो आप चैनल पर भी आके देख सकते हैं कि वीडियो अपलोडेड है कि नहीं। हमेशा 8 बजे वीडियो अपलोडेड हो जाता है, तो आप आगे वहाँ से देख सकते हैं और अपना तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।